नमस्कार साथियों, 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे गाजा स्ट्रिप से 5000 रॉकेट फायर करी जाती है इजराइल के ऊपर। ये टेररिस्ट अटैक हमास करता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमास कैसे इसका जन्म हुआ और क्या इसका टारगेट है, और ये इतना ज्यादा कैसे ताकतवर बन गया कि आज ये सीधा इजराइल जैसे देश को टक्कर दे रहा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1970 से। यहाँ पर फिलिस्तीन के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा होता है, जो कि यहाँ पर चैरिटेबल वर्क करता है, जैसे कि स्कूल, क्लिनिक और मॉस्क बनवाना। और उस टाइम पे इजराइल की गवर्नमेंट भी इन्हें फंड करती है, इन्हें सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन होता क्या है, 1967 की वॉर की वजह से इजराइल क्या करता है, फिलिस्तीन के अंदर अपने छोटे छोटे कैंप बनाना शुरू कर देता है, अपने सेटलमेंट वहां पे शुरू कर देता है। इसी वजह से फिलिस्तीन के जो नागरिक होते हैं, फिलिस्तीन के जो लोग होते हैं, उनके अंदर से छोटे छोटे मिलिटेंट के ग्रुप बनने लगते हैं। उनका टारगेट इतना होता है कि फिलिस्तीन को हमें वापस आजाद कराना है, और ये एक मुस्लिम होमलैंड है, इसे हम किसी दूसरे रिलीजन के हाथों में नहीं जाने देंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी जनता में पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी थी, और छोटे छोटे जो मिलिटेंट ग्रुप उठ रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट की भी जरूरत थी। और जो मुस्लिम ब्रदरहुड के जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने जनता की डिमांड को समझ चुके थे कि हमें अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो 1987 में हमास को फाउंड करा जाता है। हमास का जो मतलब होता है वो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, क्योंकि फलस्तीन के अंदर ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम रहा करते थे, जो कि अभी भी रहते हैं, और हमास भी एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑफिशियली 1988 में हमास अपने चार्टर में डिक्लेयर कर देता है कि फलस्तीन को हम किसी भी हाल में वापस लेकर आएंगे, इसराइल को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि जो फलस्तीन है वो एक मुस्लिम होमलैंड है और उसे हम किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। इस चीज को बाकायदा 1988 के चार्टर में ऐलान करा जाता है। और इसी के बाद यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, क्योंकि इनका ये था, अगर हम सीधे नहीं ले पा रहे हैं तो मिलिटेंट एक्टिविटीज से हम अपने फिलिस्तीन की धरती वापस ले पाएंगे। अब यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सुसाइड बॉम्बिंग भी होने लगती है। इंसान खुद अपने ऊपर बॉम्ब बांध के जाता था और जाके फट जाता था, ब्लास्ट हो जाता था। ऐसी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। लेकिन उस टाइम पे जो फतेह राज कर रही थी वेस्ट बैंक पे, जो इसराइल का वेस्ट बैंक का पार्ट है, वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो फतेह है। फतेह का कंट्रोल वेस्ट बैंक पे है और गाजा स्ट्रिप पे हमास का कंट्रोल है। फतेह और इसराइल की गवर्नमेंट मिलके इनके मूवमेंट को दबा देती हैं, सप्रेस कर देती हैं। लेकिन इसी के बाद क्या होता है कि 2000 में जो फलस्तीन और इसराइल के बीच में एक पीस टॉक चल रही होती है, वो यहाँ पे वर्ड हो जाती है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसी की वजह से दोबारा से यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज फिलिस्तीन के अंदर फिर से बढ़ने लगती हैं और देखने को मिल जाती हैं। फिर से यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग होने लगी थी और ज्यादा यहाँ पे हालात बदतर से बदतर होते चले जाते हैं। और यहाँ पर हमास को एक्टिव होने का एक और मौका मिल जाता है। हमास यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्टिव हो चुका होता है, और अभी तक जो हमास का डोमिनेंस था वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न बैंक की तरफ ज्यादा था, गाजा स्ट्रिप की बजाय। लेकिन 2005 के अंदर फलस्तीन की और इसराइल की गवर्नमेंट साथ आती है और वो लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें कि इसराइल मान जाता है वो अपने ट्रूप्स को धीरे धीरे करके विड्रॉ करेगा। और यहाँ पे हमास भी रेडी हो जाती है सीज फायर करने के लिए। इसी के बाद 2006 के अंदर फलस्तीन के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसमें कि फतेह को उम्मीद थी कि वो इलेक्शन को जीत जाएगी। लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे हमास फतेह को हराते हुए इलेक्शन जीत जाती है और गाजा स्ट्रिप के अंदर और वेस्टर्न बैंक पे अपना डोमिनेंस स्थापित कर लेती है। एक कोalition की गवर्नमेंट बनाई जाती है। गवर्नमेंट में जो पीएम बनते हैं वो हमास के होते हैं, इस्माइल हैनिये। लेकिन इसी के बाद से फतेह और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसे रद्द कर दिया जाता है और 2007 के अंदर यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। इसी की वजह से हमास को अब वेस्टर्न बैंक छोड़ के पूरी तरीके से गाजा स्ट्रिप की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। हमास वहां पर मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर के दम पे गाजा स्ट्रिप को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेती है, और जबकि वेस्टर्न बैंक में अभी तक फतेह की सरकार चलती आ रही है। और इसी एक घटना की वजह से इसराइल गाजा स्ट्रिप पे सैंक्शन लगाना शुरू कर देता है, जैसे कि पूरी तरीके से यहाँ पे बॉर्डर बंद कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कट ऑफ कर दी जाती है। तब से लेके अभी तक यहाँ पे बहुत बार अटैक हो चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, चाहे वो 2012 की बात हो, 2014 की हो या 2021
और अभी रिसेंटली जो कि 7 अक्टूबर को हुआ है। यहाँ पर फंडिंग की बात आती है कि हमास को फंडिंग आखिर करता कौन है। यहाँ पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि ईरान, टर्की, तो ऐसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें फंडिंग करती हैं। और दूसरी तरफ पहले जो इजराइल की गवर्नमेंट थी वो भी इन्हें फंड किया करती थी। और अगर हम इसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने की बात करें तो कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो तो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करती हैं। बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो केवल इसके मिलिट्री ऑपरेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती हैं और बाकी को इसे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरह ट्रीट करती हैं, जैसे कि चाइना एंड रसिया। अब हम बात करते हैं जो अभी की स्थिति है। जैसे वहां पे अभी की स्थिति है कि उन्होंने पहले इजराइल के अंदर घुस के मारा, अब इजराइल ने वहां पर वॉर ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दिया है और वहां पे बहुत सारे सिविलियंस की जान जा रही है। लेकिन वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो एक इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के अंदर कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ फिलिस्तीन को, कि इजराइल जो अब कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात है, आई फॉर एन आई मेक्स वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हम आंख के बदले आंख लेने चले तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो अगर कोई हमें मार रहा है तो हम उसके लिए रेटेलिएट कर सकते हैं, अपने बचाव के कर सकते हैं, उन लोगों को खत्म कर सकते हैं जो कि टेररिस्ट हैं। लेकिन आम सिविलियंस को मारना कितना हद तक सही है?